Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज बहुत दिनों बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स। यस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जानना चाहते हैं आप लोग, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं देने वाली हूँ आपको कुछ रिटन पैटर्न में। और हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा चेक वैकेंसीज। आप एक कंपनी में गए, आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे हैं या फिर आप एक एग्जेक्टिव पोजीशन पे हैं, असिस्टेंट पोजीशन पे हैं, फ्रेशर हैं, आपको कोई टास्क मिला तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है एज अ रिक्रूटर, एज एन एचआर। आपको अपना एक नोट पैड रखना है और वैकेंसीज चेक करनी है। कौन कौन से आपको टास्क दिए गए हैं, मतलब वैकेंसीज चेक करने का मतलब है अगर आप एक मैनेजर हैं तो ऑब्वियसली सारी ही वैकेंसीज आपके अंडर आएंगी, जो जो वहाँ पे वैकेंसीज होंगी कंपनी में। और अगर आप एक एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, आपको 2 या 3 वैकेंसीज मिली हैं, तो वो आप उसको क्या करना है, आपको अपने नोट पैड में उन्हें नोट कर लेना है। यस, प्रॉपर नोट कर लीजिए जितनी भी वैकेंसीज आपको टारगेट में मिली हैं, टास्क में मिली हैं, उन्हें प्रॉपर नोट करते हैं। उसके बाद सेकंड चलते हैं रीड जेडीज केयरफुली। अब यहाँ पे मैं ये जेडीज के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ये। एक चीज़ और, ये जो सेशन है इसमें मैं बहुत छोटी छोटी बातें भी आपको बेसिक बताऊंगी। अगर आप पहले भी सेशंस देख चुके हैं और ये चीज़ें जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं सेशन, लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं चीज़ें। और यहाँ पे बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं तो मैं उनके रेफरेंस भी दूंगी, क्योंकि सारे सेशंस में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, सारी टर्म्स में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं वो करूँगी तो ये सेशन 5-6 घंटे का हो जाएगा और फिर वो बोरिंग हो जाएगा, राइट। तो इसमें से जो जो टर्म्स ऐसी हैं जो आपने सुनी नहीं है, उन्हें आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे और मुझसे भी कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, उनके सेशंस ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रीड जेडी केयरफुली। जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती हैं इसमें, पूरा कंप्लीट जॉब लोकेशन, पैकेज, एवरीथिंग इज देयर। प्रॉपर डिटेल में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं यहाँ पर, और कंपनी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जॉब पोस्टिंग्स में। ठीक है, जब हम किसी पोस्टिंग पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो कंपनी के बारे में भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं, रोल मेंशन होता है, फंक्शन, एरिया, सारी चीज़ें। तो इसको रीड करिए। अगर नहीं बने हैं जेडी, अब यहाँ पे आप नए आए हैं, आप सबको एक नई पोजीशन मिल गई, क्या करना है, हमें बनाना है। कैसे बनाते हैं, इस पे सेशंस अलग बने हुए हैं। मेक न्यू जेडी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, हार्ड कॉपी उसकी लेकर रखिए। देखिए क्या है, हम आजकल सब लैपटॉप पे, सिस्टम पे काम करते हैं तो हम सोचते हैं हाँ बस यार इस पे जेडी है ना, मेल पे आगे मेरे पास जेडी ठीक है। देखिए प्रिंट आउट निकालने में कोई बहुत देर नहीं जा रही, 4-5 भी वैकेंसी है तो जेडी आप निकालने बैठेंगे 1-2 पेज का ही बैठेगा, मैक्सिमम 2-4 पेज का बैठ जाएगा। अगर बहुत ही लेंदी भी है तो मैक्सिमम 3-4 पेज का बैठ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको एक बार उसे निकालना है। जैसे आप वेब डेवलपर पे कर रहे हैं या फिर आप एक फाइनेंस एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए करने वाले हैं, तो जो भी आपके पास जेडी आया है उसको ना एक प्रिंट आउट निकालिए और उस प्रिंट आउट को अपनी एक फाइल में लगा लीजिए। यस, आपको यही ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत मिस हो जाएगा। आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप कितनी बार सिस्टम में देखेंगे, क्योंकि आप जब सीरीज देखेंगे तो आपके पास ना सामने फाइल में एक जेडी होना चाहिए जिससे आप चीज़ों को मैच कर सकें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैच कर सकें। ये बिल्कुल स्टार्ट का प्रोसेस है। मैं एडवाइस तो यही करूँगी कि अगर आप मैनेजरल पोजीशन पे हैं तब भी अपनी फाइल ज़रूर मेंटेन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं मैनेजरल पोजीशन पे, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमसे चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि हमारे पास इन हैंडी हो वो। ठीक है, तो हार्ड कॉपी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से एक्सेस भी हो जाती है। उसके बाद थर्ड आ जाता है टॉक। किससे बात करें भाई, बात करनी है आपको हायरिंग मैनेजर से या फिर एचआर मैनेजर से या इमीडिएट बॉस से। किस बारे में बात करनी है आपको करना है डिस्कस प्रोफाइल के बारे में। यस, जानिए, प्रॉपरली जानिए हायरिंग मैनेजर से कि भाई किस तरीके का प्रोफाइल है ये। अपडेशंस पूछिए उसमें, जैसे अगर कोई कहे कि हायरिंग मैनेजर से आपने बात की, उन्होंने कहा यार जेडी वेडी तो मैंने सब दिया हुआ है और ये वही प्रोफाइल है, आप नए आए हैं लेकिन हायरिंग मैनेजर ओल्ड हैं, उन्होंने आपसे कहा भाई जेडी वगैरह मैंने मेल पे दे दिया आपको, तो बस जेडी यही है, उसमें कुछ खास नहीं है। प्लीज़ आस्क फॉर अपडेशंस, प्लीज़ आस्क कि वो आदमी का क्या काम करने वाला है, मतलब जो कैंडिडेट हम हायर करेंगे, एम्प्लॉय जो हम हायर करेंगे, वो क्या काम करने वाला है, उससे बेसिक लेवल का काम बिल्कुल पूछिए जो डेस्क पे उसको करना होगा, या फिर जिस भी प्रोफाइल का काम है वो एक्चुअल में वर्क क्या है। राइट, सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करिए, पूछिए कि किस टाइप का काम रहता है। और यही सेम चीज़ अगर कोई हायरिंग मैनेजर नहीं है, आपको आपके एचआर मैनेजर से या इमीडिएट बॉस से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलें किसी हायरिंग के, तो उनसे बात करिए, उनसे क्वेश्चंस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे पूछना, क्योंकि एक्चुअल में वो जो कैंडिडेट हायर होने वाला है वो उनका असिस्टेंट या एग्जेक्टिव होने वाला है, राइट, उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाला है, तो उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो सारी चीज़ें आप अगर उनसे पूछेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो आपके लिए भी क्लैरिटी लेने में आसानी होगी, मतलब आपको भी क्लियर होगा कि मैं एक्चुअल में कौन सा कैंडिडेट
हायर करने वाला हूँ, राइट। सो ये हो गया। उसके बाद फोर्थ आता है, देखिए, राइट सोर्सेज। अब क्या सोर्सेज हमें लिखने हैं, कौन से सोर्सेज लिखने हैं? देखिए बहुत सारे सोर्सिंग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं 3-4 सेशन बना चुकी हूँ सोर्सिंग मेथड्स में, राइट। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जॉब पोर्टल्स हैं। सोर्सिंग का मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ में। सोर्सिंग है, हमें जो कैंडिडेट्स चाहिए, जो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। एक्चुअली सोर्सिंग ढूंढना होता है, सर्च करना होता है, राइट। कि वो हमारे बिल्कुल सेम कैंडिडेट्स मिल जाए, राइट। ध्यान रखिएगा, हमने सेकंड पॉइंट में जेडीज लिख लिए हैं, देख लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ है हमारे पास, राइट। तो वो हमारे पास हैंडी है ही। फोर्थ पॉइंट में हम कर रहे हैं सोर्सिंग। जैसे हमारे पास कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं। जॉब पोर्टल्स के मैंने नाम लिख लिए एक जगह, और उसमें मैंने जो मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो लिख लिया। हो सकता है, देखिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड आप पासवर्ड नहीं लिखना चाह रहे हो नोटबुक में, क्योंकि वो नोटबुक सब लोग देख लेते हैं, वहीं पे कलीग्स बैठे होते हैं, तो ठीक है, पासवर्ड आप स्किप कर सकते हैं। हो सकता है पासवर्ड आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड हो तो वहाँ पे आप नोट ना करें। अदरवाइज अगर आपका अपना पर्सनल क्या मतलब ऑफिशियल नोट पैड है जो कोई एक्सेस नहीं करता, तो ऑब्वियसली आप उसमें पासवर्ड मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि जैसे बहुत सारे हम पोर्टल्स पे काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, यार इसका पासवर्ड क्या था, एकदम भूल गए, फिर वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, फिर कहीं और से ओटीपी मंगा के उस पर कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, फिर कोई और उसका एडवांटेज ले रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं, राइट। तो आपने अगर एक जगह आईडी पासवर्ड लिखा हुआ है ऐसी जगह जहाँ से कोई ना देखे, तो आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, जॉब पोर्टल का नाम लिखा, जैसे आपने नौकरी पे काम कर रहे हैं तो नौकरी, उसके बाद उसका लॉगिन आईडी और उसके बाद पासवर्ड लिख के रख लिया। ऐसे ही अगर आप 5, 6, 7, 8 पोर्टल्स पे काम कर रहे हैं तो सबके लिखे एक जगह आपके पास हैंडी हो गए। सी, ये जो मैं आपको काम करवा रही हूँ ना, ये आपको स्टार्ट से लेके एंड तक हेल्प करेगा। आप जब जॉब छोड़ेंगे तो आपको रिलीविंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें हैंड ओवर करके आएंगे तो भी आपके पास ये ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल होंगी, राइट। और जब आप अपना डेली में काम करेंगे, आप किसी और को समझाएंगे, आप प्रमोट होंगे वहाँ पे, तो भी आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें। अगर आप सिस्टम से काम करते होंगे तो सिस्टम से ही दूसरों को भी समझा पाएंगे, फाइन। दूसरा, जैसे आपकी कंपनी वेबसाइट है तो कंपनी वेबसाइट पे आप कहाँ पे करते हैं, उसका कोई पासवर्ड और अगर लॉगिन आईडी है तो वो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो कौन कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाता है, यस बिल्कुल लिखिए। सोर्सिंग लिख रहे हैं हम, कौन कौन से मेथड है। वन हो गया मेरा जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल में नौकरी में ये पासवर्ड एंड ऑल। फिर आए हम और पासवर्ड हमने लिख लिए। फिर सेकंड पेज हमने देखा क्या भाई, कंपनी वेबसाइट में कौन सा लॉगिन आईडी पासवर्ड ये आ गया। थर्ड पेज आए, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट किस किस में देते हैं हम, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब जिस में भी, ठीक है। तो वो लिखा, सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगी कि हम इसको ना टिक करेंगे तो बाद में हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हमें ध्यान रहेगा हर एक, जब हम जॉब पोस्टिंग या जॉब वैकेंसी पे काम करेंगे तो हम कैसे कैसे टिक करते जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा जैसे एम्प्लॉय रेफरल है, तो एम्प्लॉय रेफरल का हमारा क्या प्रोसीजर है, एक छोटा सा लिख लीजिए, हाँ एम्प्लॉय रेफरल। या फिर लिंक्डइन है तो लिंक्डइन में हमारा क्या ऑफिशियल आईडी पासवर्ड है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सिंग मेथड्स हो गए, हमने उसके आगे लिख लिया। देखिए मैं ये आईडी पासवर्ड से नॉल ये सारी चीज़ें क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि क्या होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत सारे हमें टारगेट्स मिले हुए हैं, भाई हम बल्क हायरिंग कर रहे हैं, या फिर बल्क हायरिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें मिसलेनियस टाइप के मिले हुए हैं प्रोफाइल्स, तो अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे साथ ये वाला प्रॉब्लम होगा कि भाई अब हम कैसे इसको एक्सेस करें, मतलब हम कैसे ध्यान रखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है। क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं यार ये स्किप हो गया, पता नहीं ध्यान नहीं रहा, मैं इस पर भी डाल देती, अरे यार इससे तो बड़ा अच्छा आ रहा है, टाइम्स नाउ पे टाइम्स जॉब्स है, टाइम्स जॉब्स पे यार आज पोस्टिंग रह गई, अरे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने 4 पे कर दी 5वें पे रह गई, क्यों ध्यान नहीं रहा। तो वो ध्यान नहीं रहने के लिए ही मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा दिया है। अब क्या करेंगे जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ में क्या हो रहा है, प्रिपेयर, प्रूफ रीड एंड पोस्ट। यस, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जॉब पोस्टिंग का कंटेंट क्रिएट करना है। जो भी कंटेंट है उसका एक कंटेंट बना लीजिए। देखिए जो जॉब पोर्टल्स हैं उन पे ना नॉर्मली एक ही कंटेंट जाता है, सेम वे लिंक्डइन पर भी सेम वही पोस्टिंग जाती है जो नॉर्मली उस पर जाती है। अगर आप मास मेलिंग कर रहे हैं, हम मास मेलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ईमेल वगैरह बनता है, उसका जो बीच का कंटेंट होता है ना वो सेम होता है हर जगह। ये हाई हेलो ही डिफरेंट हो सकता है, हाई फोक्स या हाई डियर कैंडिडेट, यही चेंज हो सकते हैं जगह जगह पोर्टल्स पे। अदरवाइज जो कंटेंट है, मतलब जो आपको उसमें मेंशन करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी चीज़ें, वो सब हमेशा सेम रहेंगी। तो वो एक बार अगर आपने कंटेंट बना लिया ना तो वो हमेशा के लिए हो गया कि भाई इस मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बनाया वो एक बार बन गया पूरा, मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का बनाया वो एक बार बन गया पूरा, राइट। तो ये बना के आपको क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद प्रूफ रीड पहले तो खुद करिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अप्रूवल लीजिए मैनेजर से। यस, ये गलती मत करिएगा, आप एक एग्जेक्टिव हैं, अभी पहुंच रहे हैं वहाँ पे, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपने क्या करा, यार मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब देखे हुए हैं, यहाँ से देखा हुआ है, वहाँ से देखा हुआ है, सारे पोर्टल्स मैंने एक्सेस किए हुए हैं, ये है वो है, मतलब इंटर्नशिप में किया है या जहाँ पे भी किया है,
बस मैं तो बना सकती हूँ, जॉब पोस्टिंग बनाई और चिपका दी। पता चला जी 1 घंटे में 2 घंटे में मैनेजर की कॉल आ रही है, जी तुमने क्या लिख दिया, ये क्या लिखा है, ये नहीं मेंशन करना था। तो क्या करें, इसीलिए हमेशा ड्राफ्ट बनाइए, ड्राफ्ट हमेशा प्रूफ रीड पहले खुद से करिए और उसके बाद अप्रूवल लीजिए मैनेजर से। पॉसिबल है तो उनके साइन ले सकते हैं आप उस पर, अगर पॉसिबल है, राइट। मेल पे अगर आप उन्हें सेंड करें तो अप्रूवल आएगा, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं सर काइंडली अप्रूव इफ इट्स ओके। नहीं है तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा। और अगर आप इन हैंड लेके जा रहे हैं तो अगर वो साइन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं स्टिल आपके पास एक ये होगा कि आपने सबमिट कर दिया। अपने साइन से उसको आज की डेट डालकर आप नोट कर सकते हैं और उसी को उठाकर फिर अब आपको कंटेंट डालना है। देखिए जैसे मैंने साइन और प्रूफ की बात करी कि उन्होंने नहीं करा अप्रूव, या इतनी सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो एक मैनेजर के भी माइंड में ये चीज़ बनेगी कि यार बड़ा इसका जो वर्क है वो बहुत ही सिंसियर डेडिकेटेड वर्क है। आप ऐसे ही एलिगेट नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए इस पर्सन को, क्योंकि ये बहुत ध्यान से काम करने वाली पर्सन है या पर्सन है, ओके, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ, राइट। तो ये काम आप इस तरह से करेंगे, आपके लिए भी बहुत क्लैरिटी रहेगी हमेशा। और इसका आप ये देखिए, आप जिस जिसके बनाएंगे इस तरीके से वो सारे क्लियर होते जाएंगे। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बना के रखा हुआ है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का बना रखा है, जिस जिसका भी है वो उसका बना के रखिए। एक बार बन जाएगा, उसमें कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं तो ऑल्टरेशंस होते रहेंगे, लेकिन एक बार आपको भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम पोस्टिंग्स में कंटेंट्स बनाते हैं, ओके। उसके बाद आता है अगर आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना है। नाउ अगेन ये बहुत ही अप्रूवल वाली चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइसिंग में होता है। जॉब पोर्टल्स पे तो अक्सर हम ऐसे ही पोस्टिंग्स कर देते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही ऐसी वाली चीज़ है कि जिसमें ऑब्वियसली चार्जेस लगते हैं, तो ये भी अप्रूवल वाली ही चीज़ है। तो आपने कंटेंट बना लिया एक बार और उसके बाद आपको ये तो अप्रूवल, इसका तो अप्रूवल लेना ही लेना होगा। मे बी ये तो ऐसा ही होगा कि आपको ड्राफ्ट देना होगा और वो अपने आप बनाएंगे, लेकिन एक सोर्स अगर है आपका तो आपको इसे मेंशन इसलिए करना है क्योंकि हम लास्ट पॉइंट में अब करने वाले हैं सारी चीज़ों पे टिक। यस, ये जितने भी सोर्सेज थे इन सब का अगर काम कंप्लीट हो चुका है, लिंक्डइन का और एम्प्लॉय रेफरेंस के लिए अगर आपको कोई मेल डालनी थी, कोई सीसी करनी थी सबको मेल्स, कुछ एम्प्लॉयज़ को 100-200 जो भी एम्प्लॉयज़ थे जिस जिसको आपको सेंड करना था, या कोई मैसेज था, कुछ भी था, वो सारी चीज़ें अगर आपने कर दी हैं तो आपको अब ये इसके आगे टिक करनी है। वहीं 4th पॉइंट में जहाँ हमने सोर्सेज लिखे हैं वहाँ पे टिक करते जाइए, तो ये एक बार टिक हो जाएगा, ओके। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लोर डेटा बैंक 6 पॉइंट में। आई होप आपको ये ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ये हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कम्बर्सम है, आप बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस बता रहे हो, बट ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। आई नो दिस इज़ लेंदी, स्टार्टिंग में बहुत लेंदी लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो बिलीव मी, एक तो क्लैरिटी बहुत रहेगी आपके माइंड में कि हम क्या काम कर रहे हैं, और दूसरा आपका काम भी बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में लग सकता है कि यार इसको करते करते में ही मेरे तो इतने दिन निकल गए, 2 4 5 दिन नहीं, लेकिन एकदम से आप काम करना शुरू करेंगे तो ना एकदम वैकेंसी भी आपकी खत्म नहीं होगी। और अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड काम कर रहे हैं, मतलब वो वैकेंसी भी क्लोज नहीं होगी। और अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो आपके मैनेजर्स को भी पता होगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है इश्यूज हों, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें एक आता हायरिंग करो और ये क्यों नहीं हो रही है। लेकिन आप अगर इसी स्टाइल से अपना ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। रिजल्ट्स स्लो आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अभी पोस्टिंग करी और जी आपके पास 50 लोगों ने कॉल कर दी, नहीं ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ये चीज़ें वायरल होती हैं। जब आप पोस्टिंग्स एंड ऑल कर देंगे तो उसका कुछ टाइम बाद ही लोगों के पास मेल्स पहुँचते हैं, उनके फीड्स में पहुँचती हैं, जब लोग सर्च करते हैं, राइट। तो इट टेक्स टाइम, फाइन। सो इतना पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए, राइट। तो चलिए 6th में आ जाते हैं, एक्सप्लोर डेटा बैंक। अब आती है बारी डेटा बैंक जो मेरे पास है ऑलरेडी, उसे एक्सप्लोर करने की। यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यार आपने सब कुछ कर लिया, पहले आपने पोस्टिंग्स कर दी और ये सब कर दिया, उसके बाद आप अपना डेटा देख रहे हो, आपने पहले ही अपना डेटा उठा के क्यों नहीं देखा। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे डेटा इसलिए नहीं उठवा रही हूँ अभी आपसे पहले, यहाँ पे आप कर भी सकते हैं ऐसा, अगर आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और आपको पता है आप बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पहले डेटा उठा सकते हैं। आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि कौन सा डेटा मेरे पास है। अगर आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और आपके पास या फिर अभी रिसेंट कुछ ओपनिंग्स आई हैं जो हमेशा नहीं आती हैं, तो पहले ये वाला प्रोसेस करना ज़्यादा अच्छा है कि मैंने पोस्टिंग कर दी, मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर दी, मैंने एम्प्लॉय रेफरेंस में डाल दिया। क्या होगा इससे, हमारे पास ना न्यू फ्रेश डेटा आना शुरू हो जाएगा। और ये जो ओल्ड डेटा है ना, इसमें से 60-70% डेटा ऐसा होता है जो अब काम का नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी कोई भी जॉब पोस्टिंग करी तो मेरे पास ना बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे, 100 200 500 तक मेल्स आ गई, ठीक है। अब क्या होगा कि क्योंकि मैंने आज निकाली है तो आज वो लोग इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने मुझे रिप्लाई करा है, मेल करा है जॉब्स का।
लेकिन यही चीज़ अगर मैं 3 महीने बाद देखूंगी ना, तो इसमें से 60-70% लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें जॉब्स मिल गई होंगी, या वो आज मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या फिर उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी इंटरव्यू मेरे यहाँ दे चुके होंगे तो वो रिजेक्ट हो चुके होंगे, राइट। तो 60-70% डेटा जो ओल्ड डेटा में से होता है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो वेस्ट हो जाता है, राइट। लेकिन स्टिल हम उस डेटा पे इसलिए रिलाई करते हैं क्योंकि अगर हमें वहाँ से 10% 20% भी रिजल्ट मिल रहे हैं, डेटा मिल रहा है हमें उसमें से, तो भी हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। 1-2 कैंडिडेट भी अगर मुझे मिल जाते हैं पुराने डेटा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी चांसेस रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जो मैंने पहले वाला आपको प्रोसेस बताया जिसमें हमने एक प्रोसेस में लगा दिया, मतलब हमने जॉब पोर्टल्स और ये सब करना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या है, न्यू डेटा मेरे पास आना शुरू हो गया, और जब तक वो आ रहा है तब तक मेरे पास अब टाइम है कि मैं पुराने डेटा को खंगाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ऐसा करा है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप 6th वाले पॉइंट को सबसे पहले भी कर सकते हैं। आपको अगर जेडीज रटे हुए हैं, आप सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, ऑलरेडी आपके जेडीज बने हुए हैं, हायरिंग मैनेजर से बात हुई हुई है, एचआर मैनेजर से बात हुई हुई है, आप खुद ही मैनेजर हैं, ये सारे प्रोसेस अगर आपके पहले से हुए हुए हैं, और अगर आपको कोई फ्रेश जॉब पोस्टिंग नहीं करनी है, तो आप सबसे पहला काम ये 6th पॉइंट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको करना है अपना सारा डेटा जो कलेक्टेड है, पहले तो उसको कलेक्ट कर लीजिए। मतलब जगह जगह आपके सीवीज फैले हुए होंगे, बहुत जगह फोल्डर्स में, फाइल्स में, इधर उधर, उनको सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया। सॉर्ट इट आउट, सॉर्ट कर सकते हैं आप बेस्ड ऑन प्रोफाइल, प्रोफाइल के बेस पे करिए। जैसे मेरे पास आज 3 प्रोफाइल हैं, फाइनेंस एग्जेक्टिव, मार्केटिंग एग्जेक्टिव एंड वेब डेवलपर, ठीक है। आईटी और नॉन आईटी अलग होता है, बट स्टिल फिर भी मैंने दोनों को ले लिया साथ में। तो 3 प्रोफाइल है मेरे पास ये, और ये 3 प्रोफाइल के बाद मैंने जितने भी मेरे पास सीवीज है उनको इसमें डाल दिया, तीनों में डाल दिया। मतलब मेरे पास 100 सीवीज मैंने देखे, उठाए, अरे यार ये तो 100 सीवी है, चलो मैंने देखना शुरू करा, अरे यार वेब डेवलपर डाल दिया। 2 सीवी आए मेरे पास फाइनेंस एग्जेक्टिव के, उसमें डाल दिए। फिर आए मेरे पास मार्केटिंग के, तो मैंने उसमें डाल दिए। फिर आया कोई अलग से ही, जैसे कि कौन सा ले लें, एचआर के, एचआर का प्रोफाइल आ गया, वो एचआर का प्रोफाइल तो मुझे चाहिए नहीं, तो वो मैंने अदर्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 चीज़ें हो गई। 3 तो मेरे जो अपने प्रोफाइल हैं, और 4th वो जो एक्स्ट्रा कोई भी प्रोफाइल का सीवी आएगा वो मैंने साइड में अभी 4th अदर्स वाले में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, मेरे इकट्ठे होने लगे, मतलब शॉर्ट होने लगे सीवीज। और यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास प्रिंट आउट्स अवेलेबल हो, मतलब हार्ड कॉपी हो, तो हार्ड कॉपी में अगर आप अलग अलग फाइल्स बना लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है ये, अगर आपके पास सॉरी सॉफ्ट कॉपी में है, सिस्टम में ही है, और अलाउड नहीं है प्रिंट आउट लेना, बहुत जगह ऐसा हो जाता है। वैसे तो प्रिंट आउट्स आर बेस्ट, क्योंकि आप उसमें नोटिंग कर सकते हैं सीवीज पे, और बाद में भी काम आते हैं, फाइल में भी लगते हैं प्रूफ में, कि आपने जब बात की थी, स्क्रीनिंग कॉल की थी, तो क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ था, तो हम उस पर नोट करते रहते हैं। तो बेटर तो यही है कि आप प्रिंट आउट निकाल कर उसको अलग अलग फाइल्स में लगा लें। नहीं है अगर ये वाला ऑप्शन, तो आपके पास सिस्टम में ही एक्सेस करने वाला ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स बना लीजिए सिस्टम में, और वहाँ पर आप उन्हें स्टोर कर लीजिए, अलग अलग फोल्डर्स बना लीजिए, और वहाँ पे अपने सीवीज डाल लीजिए, और एक अदर्स का डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक पहले सॉर्ट हो गया डेटा, और हम उसको देखना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा स्क्रीनिंग 7 पॉइंट है। स्क्रीनिंग पे मेरा अलग से सेशन प्रॉपर बना हुआ है, तो आप स्क्रीनिंग वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं स्क्रीनिंग सामने से बताती हूँ क्या होता है। बेसिकली सीवीज को रीड करना उसे, और कोल्ड कॉलिंग करना उसके बाद देखकर, मतलब मैंने सीवी देखा, मुझे लगा हाँ यार स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ कुछ बैठ रहा है, सही सही है। देखा, अब मैंने कहा यार पता तो चल रहा है कि बात कैसे कर रहा है यार, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मुझे चाहिए, आईटी स्किल्स में चाहिए यार, बात करती हूँ तो पता चलेगा। तो मैंने कॉल लगा दी, और कॉल पे बात हो गई। तो ये स्क्रीनिंग कॉल हो सकती है, कोई स्किल टेस्ट या प्री टेस्ट भी हो सकता है आपकी कंपनी की तरफ से, जो आपको लेने हो सकते हैं। लाइक आपने कॉल लगा दी, फिर उसके बाद जब वो बात कर रहा है, तो हो सकता है डाइवर्टेड हो जाए वो किसी टेस्ट की तरफ, राइट। या फिर आप मेल भेजे, तो मेल के थ्रू उसमें एक लिंक्स होते हैं, जैसे मेल में आपने एक लिंक भेज दिया स्किल टेस्ट का, तो पर्सन ने अपीयर कर दिया उस टेस्ट को। तो अगर ये वाला प्रोसेस है, तो ये वाला प्रोसेस सारा स्क्रीनिंग में आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास छटके भी आ जाएगा। वहीं से ये भी होता है कि जैसे आपने, अगर आपको प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू के लिए बुलाना है, बहुत जगह ऐसा होता है कि यार चलो स्क्रीनिंग अभी कर रहे हैं, तो एक छोटा सा इंटरव्यू भी हम कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ही बड़ा ताम झाम करना है, तो वहाँ से आप वो भी कंडक्ट कर सकते हैं अगर आपकी अथॉरिटी में है। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप जो भी एक कदम उठाते हैं वो सब आपकी अथॉरिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सोचा कि हाँ भाई चलो ये वीडियो देखा, ऐसा करते हैं, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है, तो चलो हम भी करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपकी कंपनी में आपकी अथॉरिटी है, आप उतना ही काम करेंगे, ओके। ये सब आइडिया है काम करने के लिए। बेटर कि आप जिस जिस पोजीशन पे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। मैनेजर पोजीशन पे तो ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी अथॉरिटीज़ होती हैं कि आप किसी को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, ले सकते हैं खुद से इंटरव्यू, तो कोई इशू ही नहीं है। नेक्स्ट इज
एट्थ इज स्केड्यूलिंग इंटरव्यू। नाउ अब करना है हमें स्केड्यूलिंग इंटरव्यू। आप कहेंगे स्क्रीनिंग में भी आपने इसके बारे में बात करी, यहाँ पे भी आप कर रहे हो। तो देखिए स्क्रीनिंग में मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग तक की बात की थी, वहाँ पे अभी हमें बहुत सारे डाउट्स थे, अभी मैं पहली बार ही देख रही हूँ कैंडिडेट को, पहली बार ही बात कर रही हूँ, राइट। अभी ये एट्थ पॉइंट में आता है हमारा स्केड्यूलिंग इंटरव्यू। ऊपर से सब सारी चीज़ें ठीक है, मैंने सब चीज़ डिस्कस कर ली, देख ली, तो अब मैं कर सकती हूँ इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मैं डायरेक्टली बुला सकती हूँ अगर मेरे पास इतनी पावर है और सारी चीज़ मुझे ठीक लग रही है। तो यार अब मेरी ड्राइव होने वाली है, एक वॉक इन ड्राइव, उसके साथ मैं ये स्केड्यूल्ड वाले भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकती हूँ, राइट। तो या फिर कोई भी कैंपस ड्राइव है, कुछ भी है इस तरीके की चीज़, तो मैं ये कंडक्ट कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। तो चलो मैंने ये शेड्यूल कर दिया। दूसरा हो सकता है अप्रूवल। अप्रूवल लेना होगा मुझे स्क्रीन कैंडिडेट्स का, भाई उनके सीवीज वगैरह हायरिंग मैनेजर को सबमिट करने या एचआर मैनेजर को सबमिट करने, तो वो सारा प्रोसेस करके आप शेड्यूल फिर कर सकते हैं इंटरव्यू, अगर आपके राइट में है। उसके बाद शेड्यूल करने के लिए ऑब्वियसली आपको सेंड करने पड़ेंगे मेल्स और एसएमएस, और कॉन्टैक्ट भी करना पड़ेगा और उनसे कंफर्मेशन भी लेनी होगी। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस मैंने तो उस दिन कर दिया था और 10 दिन बाद इंटरव्यू है, 10 दिन बाद इंटरव्यू से पहले मैंने कुछ भी नहीं पूछा कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एंड सेफ साइड हमेशा आप कॉल पे भी बता दें कि आपका इंटरव्यू है, एसएमएस भी कर दें, एक व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेल भी ज़रूर सेंड करें, एक ऑफिशियल मेल ज़रूर सेंड करें। क्योंकि अगर कोई भी इंटरव्यू में उठ के आता है और आप उसमें कह भी सकते हैं कि यू नीड टू कैरी द कॉपी ऑफ दिस ईमेल, ओके, इस तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर अगर वो स्क्रीनशॉट्स भी दिखा सकते हैं कि भाई आपने मुझे मेल भेजी थी इसलिए मैं आया हूँ। बेटर रहता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम रहता है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अदरवाइज जो आपकी कंपनी कहती है वैसा ही फॉलो करना होगा, ओके। चलिए 9 पॉइंट आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। भाई इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुला दिया लेकिन हमने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, ऐसा बात नहीं बनेगी। इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं इस पर एक प्रॉपर सेशन है, जॉब इंटरव्यूज़ की प्लेलिस्ट में, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट में। नहीं मिलता आप मुझसे मांग भी सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, ऑब्वियसली आपने भी खुद इंटरव्यूज़ देखे होंगे, अटेंड किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो भी अरेंज करना वेन्यू, टाइम, प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी होना, प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी होना, ये सारी चीज़ें, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर आपको देखना होगा। इंटरव्यू की कमिटी को इन्फॉर्म करना किस किस टाइम तक वो लोग अवेलेबल होंगे। और उसके बाद स्किल टेस्ट का अरेंजमेंट अगर कुछ करना है, मतलब स्किल टेस्ट भी होने हैं तो वो भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा एंट्री और एग्जिट, ऑब्वियसली आपको मैनेज करनी होगी, कैसे होगी। एंड नेक्स्ट इज इंटरव्यू फॉर्म्स, आई थिंक मैंने डिस्कस करा इंटरव्यू फॉर्म्स का अरेंजमेंट एंड एट्सेट्रा। बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना छोटे में बता रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। नेक्स्ट मतलब इसका एक सेशन आप ज़रूर देख लें। उसके बाद आता है हमारा 10th पॉइंट, ये है शॉर्टलिस्टिंग। इस पर भी एक सेशन बना हुआ है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भाई सब कुछ हो गया, ऊपर कमेटी ने भाई अपने साइन कर दिए, मार्क्स दे दिए, अब उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। यस रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन करना है, हमें देखना है किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन नहीं सिलेक्ट हुआ है, एनालिसिस निकालना है उसका। और उसके बाद अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस हम किसी को ऑफर लेटर भेजें या किसी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराएं, हम किसी को भी सिलेक्ट करें उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, अप्रूवल लेना। यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रूवल लेना, जहाँ से भी आप लेते हैं। अगर आप एक मैनेजर प्रोफाइल पे हैं आपको पता होगा कहाँ से अप्रूवल लेने होते हैं, अगर नहीं है एग्जेक्टिव असिस्टेंट हैं तो ऑब्वियसली मैनेजर से आपको लेने ही होंगे, ओके। सो अप्रूवल्स की बात देखिए मैं जगह जगह बार बार इसलिए कर रही हूँ जिससे आप फंसे नहीं। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम मैंने ये डिसीजन ले लिया, मुझे मैनेजर ने ये बात कह दी थी और बाद में वो मुँह कर गए, राइट। तो बेटर इज़ अगर आप एक एग्जेक्टिव असिस्टेंट लेवल पर हैं तो हर चीज़ को ना डॉक्यूमेंट कीजिए, मेल सेंड कीजिए। और एक दो लोगों को अगर सीसी मार्क करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब अगर आप सीनियर्स हैं तो, और नहीं है तो आप अपने इमीडिएट मैनेजर को तो ज़रूर सीसी मार्क करके एक एक चीज़ इन्फॉर्म कीजिए बाय मेल। और अगर आपको सिग्नेचर्स मिलते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है हार्ड कॉपी पे, लेकिन सारी चीज़ें अकाउंट फॉर करिए जिससे फंसे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए दो चीज़ें हैं 11th एंड 12th पॉइंट, ये पहले भी हो सकता है बाद भी हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज कराती हैं। 11th में है जैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, राइट, इस पर प्रॉपर मैंने अलग सेशन बनाए हुए हैं, वही से आप चेक करें। ऑब्वियसली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है रेफरेंस चेक और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो भी हमारे पास डिटेल आती है कि कोई कैंडिडेट जिसने अपनी क्वालिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी से की है, यहाँ से कॉलेज से की है, इस स्कूल से की है, वहाँ से हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लेना है। रेफरेंस चेक जो एक्सपीरियंस है मेंशन किया है, भाई 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा इस कंपनी का है, तो ऑब्वियसली एक फॉर्म जाएगा, कॉल पे आप बात करेंगे उस कंपनी में कि भैया
कुछ डिटेल्स हैं वो आप मुझे सेंड करिए कि हाँ सच में ये चीज़ें वैलिड है नहीं है, मतलब इस बंदे ने वहाँ पे काम किया भी है या बस ऐसे ही चिपका दिया है, राइट। तो ऑब्वियसली आप कॉल पे बात करते हैं, उसके बाद एक मेल सेंड करते हैं, मेल में आप फॉर्म अटैच करके सेंड करते हैं, वो फॉर्म फिल होकर आता है तो हमें चीज़ें पता चल जाती हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसा रहा, ठीक है। मतलब कैंडिडेट को हम हायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये है। उसके बाद 12th है ऑफर लेटर एंड कंफर्मेशन। नाउ सी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ऑफर लेटर कंफर्मेशन में मैं ये क्यों कह रही हूँ कि दो चीज़ें हैं। देखिए ऑफर लेटर पहले भी आप भेज सकते हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा सकते हो, ऑफर लेटर में एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ऑफर लेटर है जो हम सेंड कर रहे हैं इसकी जो कंडीशंस है वो तभी अप्लाई होंगी जब आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत जगह मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है, वो क्लियर हो जाएगा तो ये टर्म्स भी फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी कंपनीज मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से पहले ऑफर लेटर भेज देती हैं, तो वो वहाँ सेंड कर सकते हैं। सेफर साइड तो यही है कि आप पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा लें, अगर सब कुछ ठीक है तो ऑफर लेटर सेंड कर दीजिए, राइट। मतलब ये 50-50% केस होता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी। बहुत जगह ऐसा मैंने देखा है कि ऑफर लेटर सेंड कर देते हैं और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बाद में होता है। बहुत जगह ऐसा देखा है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले होता है कि भाई पहले कंफर्म तो कर लो यार, तभी ऑफर लेटर के चक्कर में फंसो, नहीं तो फिर कैंडिडेट कहेगा अरे ऑफर लेटर दे दिया था आपने और अब ये आप कैंसिल कर रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो एंड खुद भी क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर चलो अब ऑफर लेटर सेंड कर देते हैं और फिर कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भाई ज्वाइन करने वाले हो नहीं करने वाले हो, राइट। इसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो ऑन बोर्डिंग एंड ऑल में आते हैं, वो मैं रिक्रूटमेंट में नहीं इंक्लूड करूंगी। वेलकम एंड इंट्रोडक्शन, उनके भी सारे सेशंस बने हुए हैं। सारे सेशंस आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट, रिक्रूटर, एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट, एचआर जर्नलिस्ट सब में मिल जाएंगे। कोई भी सेशन आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये है रिक्रूटमेंट बजट, यस बहुत बार रिक्वेस्ट किया हुआ सेशन, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरह से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये, व्हाट इज अ रिक्रूटमेंट बजट, क्या होता है रिक्रूटमेंट बजट। तो क्या होता है ये, बहुत ही सिंपल सी चीज, एस्टिमेशन ऑफ ऑल कॉस्ट रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है ना उनका एक एस्टिमेशन होता है। वैसे तो अगर बात करें बजट की तो बजट में हमेशा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को कंसिडर किया जाता है। कोई भी बजट बनाया जाता है तो उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम रिक्रूटमेंट बजट की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट मतलब जो हम हायरिंग करते हैं, जो हम हायरिंग करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, उससे रिलेटेड कॉस्ट, तो वो पूरी प्लानिंग की कॉस्ट और टिल एंड तक जो हम उसकी हायरिंग करते हैं कैंडिडेट की, वहां तक की कॉस्ट पूरी रिक्रूटमेंट बजट में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जहां मैंने बात करी बजट में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों यूज किए जाते हैं, हमेशा एक बजट में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों होते हैं, उसी को मिलाकर एक नॉर्मल बजट बनता है। लेकिन यहाँ पर हम इनफ्लो की बात इसलिए नहीं करेंगे, आउटफ्लो की ही करेंगे, क्योंकि इनफ्लो यहाँ पर कुछ वेरी कर सकता है। मतलब हम ये एस्टिमेशन कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी ईच कंपनी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल कंपनी के अकॉर्डिंग, कि भाई इनफ्लो किस तरीके से हम देखेंगे। मतलब अगर हमने कोई हायरिंग करी, जैसे कि हमारी मार्केटिंग टीम है, हमने एक मार्केटिंग टीम हायर करी, तो मार्केटिंग टीम हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगी, ओके। इस तरीके से बहुत बार बजटिंग की जाती है कि मेरी कॉस्ट इतनी रही और उसने मुझे रेवेन्यू कितना दिया, ओके। लेकिन यहाँ पे जो है हम वो सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं बजट के बारे में, इसीलिए मैं यहाँ पर रेवेन्यू मतलब इनफ्लो को इसमें कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप सिंपल ये कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ कंपनी में ऐसा होता है कि आप ये एलोकेट कर सकते हैं कि भाई ये जो हायरिंग हुई है इसके अगेंस्ट हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है, तो बस उस रेवेन्यू का कैलकुलेशन कर दीजिए और ये हो गई आपकी आउटफ्लो, जो आपका कॉस्ट होगा, और बस माइनस करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है सिर्फ इतना सिंपल सा। अदरवाइज भाई रिक्रूटमेंट बजट में जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होगी क्या क्या हो सकती है, जैसे कि इनिशियल प्लानिंग कॉस्ट, सोर्सिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, स्टाफ फिंग एजेंसी कॉस्ट और इंटरव्यू कॉस्ट, वीजेबी कॉस्ट। अभी इनके बारे में ना डिटेल में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट अ रिक्रूटमेंट बजट, कैसे बनाया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जरूर देख लेते हैं। की पॉइंट्स जो कि ज्यादातर हमें ध्यान रखने वो है, एनालाइज मैन पावर रिक्वायरमेंट ईच ईयर। एक तो ना जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए मैन पावर, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ईच ईयर देखिए। हो सकता है लास्ट ईयर आपने 30 हायरिंग्स करी हो या फिर 100 हायरिंग्स करी हो और इस साल आपकी हायरिंग्स में कुछ डिफरेंस हो, लाइक इस बार 50 हो और या फिर 200 हो, मतलब ठीक है। तो इसलिए मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको हर बार देखनी पड़ेगी, ये डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद इंक्रीज ईच कॉस्ट बाय 10 to 20% फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, अभी कोई कॉस्ट खर्च नहीं हुई और हम ईयर स्टार्टिंग में अभी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो क्या करना है, 10 to 20% हर कॉस्ट को ना अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए। और ऑलवेज ऐड एडिशनल कॉस्ट, हमेशा एक एडिशनल कॉस्ट कुछ
इस पर्पज़ के लिए कि अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कोई भी आ सकती है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड हमें खर्चा करना पड़ सकता है, इसके लिए कुछ थोड़ा सा अमाउंट आपको हमेशा एक एडिशनल कॉस्ट के नाम पे रखना चाहिए। ठीक है, मतलब ये एडिशनल कॉस्ट के नाम पर ही रखिए, फिर जब कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा जिसको हमने अपने खर्चों में नहीं लिया है तो उसको हम इसमें एडजस्ट कर देंगे, फाइन, मतलब उसके नाम पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये एडिशनल कॉस्ट हुए, कंपनी टू कंपनी कुछ भी हो सकती है, कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर हायर। कॉस्ट पर हायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यह है इंटरनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ हायर्स, कितने हायर कर रहे हैं, और इंटरनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट पर हायर, मतलब एक हायरिंग को करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लगी। ठीक है, तो उसमें हम इंटरनल कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ हायर्स से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद आते हैं भाई कॉस्ट कौन कौन सी है, बार बार बात हो रही है तो अभी हमने फॉर्मूले में भी देखी, इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट है। एक्चुअल में बस इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट का ही झमेला है, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए इंटरनल कॉस्ट क्या होती है, इंटरनल कॉस्ट है हमारी स्टाफ कॉस्ट। कौन सी स्टाफ कॉस्ट, मतलब कि जो सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव्स, एम्प्लॉय रेफरेंस, कोई प्रोग्राम चलाया हुआ उसका हम कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए, इसी पर्पज़ के लिए, हायरिंग के पर्पज़ के लिए हमने कोई स्पेशली सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, एंड एम्प्लॉय रेफरेंस प्रोग्राम चलाया है उसमें कोई कमीशन दे रहे हैं, कोई बोनस दे रहे हैं, स्पेसिफिकली इस हायरिंग के पर्पस के लिए। यहाँ पर आपके रिक्रूटर्स हैं, अगर एक डिपार्टमेंट है रिक्रूटर्स की सैलरी कंप्लीटली वो रिक्रूटमेंट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आ सकती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इज आएगी उसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कौन कौन सी, रेंट, क्यूजीन मतलब फूड एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, ऑफिस स्टेशनरी, इस तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। भाई स्टेशनरी तो आएगी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें परचेज होंगी, फॉर्म्स होंगे पब्लिश एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडबुक्स बनेंगी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और रेंट दे रहे हैं, देखिए आप कहीं इंटरव्यू वगैरह करा रहे हैं, इंटरव्यू की कॉस्ट अभी आगे अभी आएगी, अगर बाहर करा रहे हैं कहीं पे आप स्पेशली स्पेस ले रहे हैं और शॉर्ट टर्म है, थोड़ा सा है, अभी करना पड़ गया, तो वो यहाँ पर सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आ जाएगी। उसके बाद आती है लीगल कॉस्ट। सी यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको लेंगे यार, हमारे यहाँ तो होते नहीं, सिंपल सा होता है कि भाई इंटरव्यू कंडक्ट करे, यहाँ पे कैंडिडेट्स आ गए, थोड़ी बहुत स्टेशनरी यूज़ हुई और ये रेंट, फूड और ये सब हम कुछ प्रोवाइड करते हैं नहीं। इंटरव्यू के लिए हमने 5, 10 या 15-20 कैंडिडेट को बुलाया भी तो कुछ ऐसे रिफ्रेशमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ये सब कुछ नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको ऐड करने हैं या फिर आपको बढ़ाने हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें ऐड की और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिक हो सकती है, राइट, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पे किस तरीके की कॉस्ट किस में आती है इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आती है लीगल कॉस्ट। ये ऑब्वियसली इंटरनल कॉस्ट है, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ बन रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई लाइसेंस कॉस्ट वगैरह है, कोई इंटरनल है, मतलब बेसिकली ये कुछ इंटरनल ही पेपर्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, बाहर से कुछ खास लिंक नहीं है। ऑब्वियसली ये जो एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये हो सकते हैं एजेंसीज के बीच में है, कंसल्टेंसीज के बीच में है, या फिर कैंडिडेट और आपके बीच में, मतलब एम्प्लॉय के बीच में है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें सब इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट में सोर्सिंग कॉस्ट, यस सोर्सिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जॉब पोर्टल की मेंबरशिप ली हुई है, आपको पता होगा जॉब पोर्टल की, बहुत सारी जॉब पोर्टल की जो मेंबरशिप होती है वो थोड़ी कॉस्टली भी होती है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ये भी बहुत बार कॉस्टली हो जाता है, कई बार हमें छोटा देना पड़ता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, कई बार बड़ा भी हो जाता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो कितना भी हो, ये इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, कोई स्पेशली हमने यहाँ पे इनेबल किया है, उसकी भी कोई फीस जाती है, क्लाउड बेस्ड है या जैसा भी वो हो जाएगी। कंसल्टेंट फीस है, ऑब्वियसली ये भी कंसल्टेंट वही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, कुछ कंसल्टेंट हमने हायर किए हुए हैं, फ्रीलांसर्स हमने हायर किए हुए हैं, ये सब एक्सटर्नल कॉस्ट में आ जाएंगे फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस। नेक्स्ट इज प्री स्क्रीनिंग में क्या आएगा, प्री टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट है एंड कॉमेंट लगा हुआ है तो ये कुछ एटसेट्रा है चलिए कोई हम टेस्ट कराते हैं वहाँ पर, तो कोई प्री टेस्ट हैं, कोई स्किल टेस्ट हैं, कोई असेसमेंट टेस्ट हैं, वो प्रिंट होने हैं और वो जाने हैं, वहीं पे हो सकता है आपके जब कैंडिडेट्स आएँ तो वहाँ पे भी कराने हो सकते हैं, तो उसकी वो सारी टेस्ट की कॉस्ट, पेजेस की एंड जो भी स्टेशनरी यूज़ होती है, और स्क्रीनिंग में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो इन टेस्ट में यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये हो सकता है स्मॉल टू लार्ज लेवल, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं, ये एक कैटेगराइजेशन ही है बस कि हमें किस चीज़ को किस में इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरव्यूइंग। नाउ इंटरव्यूइंग में आ जाएगा हमारा क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
इंटरव्यू पैनल की फीस हो सकती है, लाइक आपने टीम ऑफ एक्सपर्ट्स मंगा लिए और बुलवा लिए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस टाइप के इंटरव्यू करने वाले होते हैं वहाँ की जो टीम होती है वो अवेलेबल नहीं होती, मतलब उस डिपार्टमेंट के लोग अवेलेबल नहीं होते, या फिर हम ये चाहते हैं कि मतलब हम जब हायर कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के लिए ना तो कुछ एक्सपर्ट्स करें, स्पेशली सीनियर प्रोफेशनल्स हैं अगर, तो सीनियर प्रोफेशनल्स के हम कई बार इंटरव्यू चाहते हैं कि कोई सीनियर कहीं और का पर्सन ले, तो वहाँ पे टीम ऑफ एक्सपर्ट बुलाते हैं, तो कई बार उनके कुछ चार्जेस होते हैं, फीस होती है, या हम खुद अपनी तरफ से भी देना चाहते हैं उन्हें कि वो आए हैं, ठीक है, एज अ थैंकिंग नोट। तो यहाँ पे वो कॉस्ट हो सकती है, होटल कॉस्ट हो सकती है, इंटरव्यू आपने कहीं अच्छी जगह कराए हैं, इंटरव्यू पैनल है वो यहाँ नहीं आ सकता है, आप कहीं और करवाना चाहते हैं, अच्छे इंटरव्यूज़ हैं, मतलब कुछ इंटरव्यूज़ हैं या फिर बहुत सारी भी हैं, तो आपने कहीं अलग से स्पेस ली है, और सीनियर प्रोफाइल्स हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि भाई अलग से ही हो जाए उनके इंटरव्यूज़, तो वहाँ पे होटल एंड ऑल की कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। ये अलग हैं, मतलब बाहर वाले हैं होटल कॉस्ट जो कभी कभी हुई, और आपने देखा होगा इंटरनल कॉस्ट में मैंने इंक्लूड किया था एक और, जहाँ पे होटल एक्सपेंसेस एंड ऑल क्यूजीन थे, वो थे कि जब हमारे इंटरनली हम कोई स्पेस हायर करते हैं या हमने की हुई है या हम उसका रेंट पे करते हैं, वो वाली थी कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू ही होते हैं, इंटरनली हमेशा ही वहीं पे इंटरव्यू होते हैं, और ये स्पेसिफिकली इंटरव्यूइंग के लिए ही आप बाहर कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल में मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये कभी कभी है, एक्सटर्नल में ये कभी कभी होते हैं, ये हमेशा नहीं होंगे, और ट्रैवलिंग भी ये हमेशा नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बीजीवी। बीजीवी क्या है? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जैसे हमें पता है इस पे बहुत सारे सेशन भी बने हुए हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल चेक्स कराने हैं, क्रेडिट स्कोर का चेक कराना है, इमिग्रेशन के बारे में चेकिंग करानी है, थर्ड पार्टी बीजीवी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट हमारी इसमें आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग कॉस्ट, जॉब फेयर, सेमिनार, प्रमोशनल इवेंट्स, रेंटिंग कर रहे हैं स्पेस प्रमोशन के लिए, ये सारी भी इसमें आ जाएगी। अगर रिक्रूटमेंट पर्पज के लिए कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगी, ऐसा नहीं कि कंपनी के कोई भी मार्केटिंग हो रही है तो वो यहाँ पे आएगी, राइट। ये सारे ही कट से ध्यान रखिएगा, अगर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नहीं है तो इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड अगर हेल्पफुल है यार तो प्लीज़ बताइए, और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं वो भी बताइए, बहुत ही कम से मैसेजेस आ रहे हैं ना यार, तो पता है मोटिवेशन सा नहीं मिलता। सेशंस तो मैं बनाती रहूंगी, बहुत सारे सेशंस पाइपलाइन में है, ऐसे ही आएंगे। So, चलिए till next video, all the very best, stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.